नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजने वाले हैं और खोज खबर में वक्त है खबर लेने का और खबर देने का। पूरी दुनिया अदृश्य कोरोना दुश्मन से जूझ रही है। भारत में लॉकडाउन के 50 दिनों में हर भारतवासी कोरोना से जंग लड़ रहा है, कोरोना को हराने के लिए अपना योगदान दे रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत और भारतवासी देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए योद्धा बनकर उभरे हैं। आज देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने जिक्र किया कि भारत की दवाइयां दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरी हैं। वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र चरितार्थ हो रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने किसान, श्रमिक, मिडिल क्लास और उद्योग जगत के लिए कुल 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। लॉकडाउन जारी रहेगा मगर 17 मई के बाद नए रूप में देश के सामने आएगा। आज पीएम मोदी ने करीब 22 मिनट के संबोधन में कहा कि लॉकडाउन 4 नए नियमों के साथ देश के सामने आएगा। आपको बता दें कि 50 दिन से देश में लॉकडाउन है, इसीलिए आज हम कोरोना काल का पूरा लेखा जोखा लेकर आए हैं। हम पलायन के दर्द की तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं और साथ ही बताएंगे कि लॉकडाउन के कठोर फैसले से अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ी मार, जिसे रफ्तार देने के लिए हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। सबसे बड़ी बहस को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले देख लेते हैं पीएम के संबोधन की मुख्य बातें। कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन से ही एक बड़े क्राइसिस मैनेजर रहे हैं। गुजरात अर्थक्वेक में मैंने उनके साथ लगभग 1.5 महीने काम किया और उसकी रिपोर्टिंग करी थी उस वक्त। तब उन्होंने जिस तरीके से कच्छ के उस इलाके को ट्रांसफॉर्म किया, उसकी मिसालें पूरी दुनिया में आज भी दी जाती हैं। प्रधानमंत्री ने आज उसका भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि हमको अवसर खोजने चाहिए और भारत को अब एक नया मंत्र लेना चाहिए, वो है आत्मनिर्भरता का। उन्होंने बताया कि कैसे हम पीपीई और N95 मास्क नहीं बनाते थे, लेकिन अब रोजाना 2 लाख बना रहे हैं 50 दिनों के अंदर। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का नया मंत्र, आत्मनिर्भर भारत। हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। हमें कोरोना से पहले की दुनिया को, वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मौका मिला है। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं, उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो
ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। तो प्रधानमंत्री का मंत्र है आत्मनिर्भर भारत। नेगेटिव चीजों को अपने लिए पॉजिटिव में कैसे बदलना है, प्रधानमंत्री इसके एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वो इसके एक बहुत बड़े योद्धा हैं। इसीलिए उन्होंने देश को नया मंत्र दिया है आत्मनिर्भर भारत का। लेकिन प्रधानमंत्री ये कहना भी नहीं भूले कि लॉकडाउन अभी जारी रहेगा, लेकिन उसमें क्या नियम होंगे, क्या कानून होंगे, लॉकडाउन खत्म होने से पहले ये जानकारी पूरे देश को मिल जाएगी। ये जानकारी गृह मंत्रालय से आएगी, क्योंकि महामारी एक्ट जब भी लगता है तब इससे संबंधित नियम और कानून गृह मंत्रालय बताता है। तो संडे यानी 17 तारीख से पहले लॉकडाउन 4 की घोषणा हो जाएगी। क्या कहा प्रधानमंत्री ने ये कहते हुए, आइए सुन लेते हैं। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री का नया मंत्र आत्मनिर्भर भारत, विपरीत परिस्थितियों में अवसर खोजने की गुंजाइश उन्होंने बनाई है। उन्होंने बनाया है कि एक बार भारत फिर वसुधैव कुटुंबकम को अपनाकर विश्व गुरु बन सकता है। प्रधानमंत्री ने इसीलिए 2020 में 20 लाख करोड़, 2020 में 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है पूरे देश के लिए, जिसकी जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, निटिग्रिटीज क्या हैं, उसके क्या कार्य योजना है, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके डिप्टी अनुराग ठाकुर आने वाले समय में हमको बताएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई क्षेत्रों के खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन सुदेश वर्मा हैं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव साहब हैं, मेरे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे जाने माने इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अरुण कुमार, मेरे साथ डॉक्टर मोहसिन वली भी जुड़ेंगे जो कि पद्मश्री हैं और एक बहुत ही डेकोरेटेड डॉक्टर हैं, उनसे मेडिकल पर्सपेक्टिव जानेंगे। मजदूरों के मुद्दे पर हम 9:30 बजे बात करेंगे, जिसमें मेरे साथ होंगे स्पोक्स पर्सन आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी भाई और साथ ही साथ टीएमसी सपोर्टर मनोजीत मंडल। सबसे पहले सुदेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हम दोनों पत्रकार थे जब 2001 के अंदर भूकंप आया था और मैंने बड़े क्लोजली दो महीने तक नरेंद्र मोदी जी के साथ इसको कवर किया था। कई जगह हमने साथ ट्रैवल किया था। जिस तरीके से भुज ट्रांसफॉर्म हुआ और आज उन्होंने इसका जिक्र भी किया, क्या क्राइसिस के अंदर एक नई उम्मीद जगा देना यह प्रधानमंत्री की विशेषता है? देखिए, आपको तो पता है दीपक जी, क्योंकि आप खुद थे वहाँ, मुझे पता है। और आपको याद है कि किस तरह से भुज अगर आज कोई जाए तो मॉडर्न सिटी के रूप में इसका एवोल्यूशन हो चुका है। जो स्ट्रक्चर्स हैं घरों के वो पूरा अर्थक्वेक रेसिस्टेंट है और जो सिटी आप रोड्स देखिएगा इतने शानदार, जैसे लगता है किसी मॉडर्न सिटी को इंटर कर रहे हैं। तो आज का जो कच्छ रीजन है, भुज खास करके जो सेंटर है उसको अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल मॉडर्न है। आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि ये इतना बड़ा विध्वंस वहाँ हुआ था अर्थक्वेक के कारण। उस समय नरेंद्र मोदी जी जनरल सेक्रेटरी थे, आपको याद होगा। उस समय केशुभाई जी मुख्यमंत्री थे और इनकी पीड़ा गुजरात के बारे में इतनी थी, ये खुद गए, पूरा ऑर्गेनाइज किए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन लेवल में ये बहुत माहिर रहे हैं शुरू से, कैसे एनजीओज को ऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि एनजीओज का बहुत बड़ा रोल होता है, किस तरह की विपदा और उसके बाद किस तरह की महामारी फैल सकती है, इन सब से अवगत है। आपने दूसरा रूप देखा होगा जब केदारनाथ में जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, उस समय भी अपने एक्सपर्ट्स को लेके वो देहरादून पहुंच गए थे, क्योंकि अंदर से जो जिसको पीड़ा है ना, वो समझता है, वो जानता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी मौका मिलता है कि हम लोग बहुत लकी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं,
क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस की बात है, ऐसा एक्सपीरियंस किसी को नहीं है जितना इनको है। और आज का जो पैकेज है, कोरोना के दुख में पूरे देश में एक खुश लहरें जो बोलते हैं, ये पूरा फैल चुका है कि अब इंडस्ट्री निश्चिंत रिवाइव करेगी। ये 10% ऑफ जीडीपी का पैकेज, अगर आप जीडीपी के टर्म्स में देखें तो अमेरिका से भी ज़्यादा है, यूके से भी ज़्यादा है। यूके हालांकि बोला गया था 15% दिया, लेकिन हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने उसका एनालिसिस किया और उनका कहना था कि ये मात्र 3.7% है। और यूएस का भी जो बोला गया था कि 10% है, यूएस का 10% नहीं है, हालांकि क्वांटम बहुत बड़ा है। 2.2 ट्रिलियन ट्रिलियन की बात करते हैं, उसकी इकोनॉमी 21 ट्रिलियन की है, तो उस तरह से बहुत बड़ा है। लेकिन जो टोटल आता है सुब्रमण्यम जी के मुताबिक, ये आता है 6% ऑफ जीडीपी। तो इतना बड़ा इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया है। निश्चित ही एमएसएमई जो रीढ़ है भारत की इकोनॉमी की, देखिए एग्रीकल्चर और एमएसएमई, एग्रीकल्चर आपको पता है कि 36% ज़्यादा क्रॉपिंग हुई है, जो बताता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया इरिगेशन में आए हैं। तो एग्रीकल्चर फ्रंट पर हम सही हैं, और इंडस्ट्री फ्रंट में अगर रिवाइव हो जाए तो देश को कोई रोक नहीं सकता। जो सपना हम लोग सब हम सब लोग देखते आए वो पूरा हो पाएगा। राहुल देव जी के पास चलता हूं। राहुल देव जी, आज के पैकेज को देखकर क्या आपको लगता है कि जो बहुत दिनों से कर देना था प्रधानमंत्री ने फाइनली उसको ड्राफ्ट कर दिया? और दूसरी बात आना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि 35,000 करोड़ का हमारा बजट है, लगभग 35 लाख करोड़ का हमारा बजट है, हम 20 लाख करोड़ इस वक्त दे रहे हैं, क्या आपको लगता है ये मनी सफिशिएंट है और आने वाले वक्त में और दिए जाने की जरूरत है? देखिए, मुझे लगता है पहली बात यह कि जो पैकेज आज जिसकी घोषणा की है प्रधानमंत्री ने, वो अपने आप में बहुत बड़ा है और 20 लाख करोड़ बहुत होते हैं। वो काफ़ी है कि नहीं, इस पर हमें देखना पड़ेगा कि अभी देश में जो सारी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ा है और अब लंबे समय तक पड़ने की संभावना है, उससे जो अलग अलग सेक्टर प्रभावित होंगे और लोग वर्ग प्रभावित होंगे, उनकी कुल ज़रूरतें कितनी होंगी, और केवल आज नहीं, आप समझिए कि 1 साल तक। तो केवल अभी हम बहुत खुश हो जाएं, बहुत उछलने लगे 20 लाख करोड़ पे, मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं होगा। और ख़ास तौर पे ये ध्यान रखना होगा हमें कि अभी हमारे पास ब्यौरा नहीं आया है। हम केवल संकेत कुछ जो उन्होंने दिए हैं प्रधानमंत्री ने, उनके आधार पे अनुमान लगा सकते हैं। तो जैसे उन्होंने लेबर की, लैंड की, लिक्विडिटी की और लॉस की बात की, तो जो मैं समझता हूँ, और बार बार उन्होंने लघु मध्यम उद्योगों की बात की, मजदूरों की बात की, कुटीर उद्योगों की, गृह उद्योग की, यानी ये जो पैकेज है, इसका सबसे ज़्यादा फायदा जो वो पहुंचाना चाहते हैं, वो जो सबसे हमारा पीड़ित वर्ग है, जो सबसे संकट में है इस समय, किसानों सहित, उनको पहुंचाना चाहते हैं। उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का वो इस्तेमाल निश्चित रूप से करने वाले हैं। लेकिन उसका एक दूसरा जो मैं समझता हूँ कि उद्योग जगत जिसका इंतजार कर रहा था कि अभी कई राज्यों ने शुरू कर दिया है, उन्होंने अपने यहाँ से जो श्रमिक कानून, जिनको उद्योग बताता था कि हमें आगे बढ़ने में रोकते हैं, लेकिन जो मजदूर यूनियन हैं या जो बाकी लोग हैं जो उनको एक सुरक्षा प्रदान करते थे, इनके बीच में अभी एक संघर्ष चलेगा। आप देखना होगा कि क्या सारे कानून बदल दिए जाएंगे, श्रमिक कानून बदल दिए जाएंगे, क्या ज़मीन को, उन्होंने लैंड की बात की यार, तो क्या ज़मीन की खरीद फरोख्त बिल्कुल पूरे देश में खोल दी जाएगी, जैसा कुछ प्रदेशों ने कर दिया है? ये संकेत है, मुझे लगता है कि वो ऐसा करेंगे। वो बहुत उनकी जो मैं समझता हूँ कि उनके विश्वास का एक कारण, एक बहुत बड़ा वो विश्वास अपना रख रहे हैं बाजार की ताकतों पर, आर्थिक ताकतों पर, कि अगर इन चीज़ों को मुक्त कर दिया जाए, लाइसेंस राज को और कम कर दिया जाए, लगभग दूर कर दिया जाए, और जो कानून की और दूसरी बाधाएं उद्योग जगत, विशेष तौर पे मध्यम उद्योगों को महसूस होती थी, उनको अगर हटा दिया जाए और सीधे ट्रांसफर के माध्यम से लिक्विडिटी लोगों के हाथ में दे दी जाए, तो शायद अर्थव्यवस्था रिवाइव होगी, पुनर्जीवित होगी, और लोगों के और काम धंधा शुरू हो जाएगा। मृत्युंजय तिवारी जी, मैं मजदूरों पर आऊंगा 9:30 के सेगमेंट पे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है उस पर आपकी क्या टिप्पणी है मृत्युंजय भाई? देखिए दीपक जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज ये जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, इसका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन देर से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, बहुत देर कर दी घोषणा करते करते हुजूर। लेकिन ये आर्थिक पैकेज में जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वित्त मंत्री जी पूरा बताएंगे कि इसमें छोटे उद्योगों के लिए, बड़े उद्योगों के लिए किसमें क्या है, ये पूरा जब तक नहीं आ जाता है तब तक इस पर अभी ज्यादा कुछ बोलना उचित नहीं होगा। ठीक बात है। और चौथा, लॉकडाउन के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है,
चौथा लॉकडाउन का नया रंग रूप में होगा। अब वो भी अब क्या आता है गृह मंत्रालय से, लेकिन ये तो है कि अभी जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, 70 लाख के करीब संख्या पहुंच गई है। 70,000 उस पर 70,000 सॉरी मत 70,000 की संख्या में पहुंच गई है। ठीक है। इस पर तो ये सोचना पड़ेगा कि हम अगर इस लॉकडाउन में ज्यादा ढील देंगे तो फिर परेशानियां बढ़ेंगी। मुझे लगता है अवश्य सरकारें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस बारे में सोचेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 15 तारीख तक तमाम राज्य सरकारों से पेन डाउन करके यानी लिखकर सजेशंस मांगे। मनोजीत मंडल जी, प्रधानमंत्री के ने जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है देश को 2020 में 20, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का यह कदम स्वागत योग्य है? जी देखिए, ये देर है लेकिन बहुत अच्छे पैकेज मुझे लगता है। लेकिन एक बहुत बड़े लेकिन है, क्योंकि जिस तरह से हम पिछले कई हफ्तों में देख रहा है, राज्यों के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये मैं खराब बात कहूँगा लेकिन सच कहूँगा, बंगाल के तरफ ये जो हो रहा है, प्रधानमंत्री से हम लोगों का कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन जो छोटे मोटे जो मिनिस्टर है, गृह मंत्रालय से जो चिट्ठी आती है, वो चिट्ठी आपके पास पहले पहुंच जाते हैं, मैं आऊंगा उसके बारे में, स्टेट गवर्नमेंट के पास। इस बहस को भी हम खोलेंगे, लेकिन मैं प्रोफेसर अरुण कुमार का वक्त नहीं करूंगा। मनोजीत भाई, हम आएंगे इस मुद्दे पर मनोजीत भाई। प्रोफेसर अरुण कुमार जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, देश के जाने माने अर्थशास्त्री, और उनसे बेहतर हमें कोई नहीं समझा सकता कि इसके मायने क्या हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार जी, 20 लाख करोड़ का अमाउंट इस वक्त पर, जबकि भारत की जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो लगभग 35 लाख करोड़ के आसपास की है, क्या आप इसे पर्याप्त मानते हैं? और आपके हिसाब से किन किन जगहों पर क्या किए जाने की जरूरत है आपको, ताकि इकोनॉमी हमारी फिर से चल पाए? अभी तो शटडाउन है लगभग इकोनॉमी पूरी तरह से। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। इस समय इकोनॉमी 25-30% से ज्यादा नहीं चल रही है, और 2 महीनों में करीब 30-35 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है, और ये रिकवरी 1 साल से पहले नहीं होगी, क्योंकि इस समय इन्वेस्टमेंट बिल्कुल खत्म हो गया है। तो इस साल हमारा रेट ऑफ ग्रोथ करीब -40% रहेगा। तो मेरा मानना है कि 200 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था में 70-80 लाख करोड़ रुपए कम जो है GDP आएगा। तो ये 20 लाख करोड़ रुपया बहुत सहायक होगा उसमें। लेकिन मेरा मानना है कि जो गरीब आदमी है, जिसकी आमदनी कम हो गई है, अगर तो हम वर्ल्ड बैंक की आधी एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन दें, यानी $0.9 पर डे, तो हमें 18 लाख करोड़ रुपए सिर्फ उनके लिए चाहिएगा। फिर जो छोटे बिजनेस है उनके लिए हमें चाहिएगा 4-5 लाख करोड़ रुपया। फिर जो हेल्थ की इमरजेंसी है उसके लिए 1.5-2 लाख करोड़ रुपए चाहिएगा। तो अभी और भी मुझे लगता है पैकेज देने की जरूरत पड़ेगी। और ये जो पैकेज अभी अनाउंस किया गया है, इसमें जो RBI के कदम उठाए गए हैं लिक्विडिटी के, उसको भी इंक्लूड कर लिया गया है। लेकिन जो लिक्विडिटी वाले पैकेज हैं यहाँ पे पर्याप्त नहीं है। जब अर्थव्यवस्था काम नहीं कर रही है, जब फैक्ट्री बंद हो, ऑफिस बंद हो, उस समय इंटरेस्ट रेट कट करना और लिक्विडिटी प्रोवाइड करने से कोई बूस्ट नहीं मिलता है। बूस्ट तो तभी मिलेगा जब अर्थव्यवस्था दोबारा स्टार्ट होगी। मेरा मानना है कि 20 लाख करोड़ रुपए में से वो 4-5 लाख करोड़ रुपए कम हो जाएगा, और इसमें 1.7 लाख करोड़ रुपए जो पहले दिया गया था वो भी इंक्लूडेड है। तो वो एक अच्छी बात है। इसमें आप जोड़ लीजिए कि जैसे 3 लाख करोड़ रुपए के करीब होती थी, वो भी इसमें जुड़ जाएगी। तो वो 3 लाख करोड़, तो यानी मिला के पैकेज कोई 12 लाख करोड़ रुपए का मेरे हिसाब से अगर होगा, तो मुझे लगता है कि और 6-7 लाख रुपए और देना पड़ेगा, जिससे कुछ मिले जब अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पे आने लगे, जब लॉकडाउन और जब कम हो। तो अभी पैकेज का पता नहीं है कि इसमें कितना मिलेगा, क्योंकि जैसे कहा गया कि अभी अनाउंस करेंगे। सर, मैं एक राइडर के साथ एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। मुझे बताएं कि आपके एक्सपर्ट ओपिनियन में इस 20 लाख करोड़ का इस्तेमाल किन किन सेक्टर्स में प्रायोरिटी के हिसाब से होना चाहिए? 1, 2, 3, 4 इन सेक्टर्स को हमको तुरंत शुरू कर देना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले तो देखिए, ये एक सर्वाइवल पैकेज होना चाहिए। जो लोग 50% लोग जिन्होंने जॉब खो दिया है, उनकी आमदनी 0 हो गई है, तो गरीबी की रेखा के नीचे चले गए हैं, तो उनको सबसे पहले जो एसेंशियल गुड्स है वो सप्लाई होने चाहिए। और जो एनर्जी है और जो थोड़ा बहुत है, तो वो अपने आप में 18 लाख करोड़ रुपए उसमें चाहिएगा। फिर आप देखिए कि हेल्थ इमरजेंसी है, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में हमें जो पैसा चाहिएगा, वहाँ पे 1.5-2 लाख करोड़ रुपए चाहिएगा। फिर तीसरा है कि हमारे जो बिजनेस है, जो बाकी बिजनेस फेल कर रहे हैं, उनका कैपिटल खत्म हो गया है, और लोन से जो पीड़ित हैं
पे वहां पे उनको सपोर्ट मिली है वो कई लाख करोड़ रुपए का होगा। वो उसमें सपोर्ट जब मिलेगी तो बैंक फेल करने लगेंगे तो बैंक देना पड़ेगा, तो वहां पे एफपीआई की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा मानना है कि अभी जो 5 लाख करोड़ है उसमें एक्चुअली में एक्स्ट्रा तो 12 लाख करोड़ है, उसके साथ मुझे लगता है 7-8 लाख होगा। लेकिन सवाल उठेगा कि रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे। हम इतना ये फिस्कल डेफिसिट है कि जो 3% पे फिस्कल डेफिसिट चल रहा है वो करीब 30 पहुंच जाएगा कि अगर हम 20 लाख देते हैं तो 30% का फिस्कल डेफिसिट है। फाइनेंस करना किस प्रकार से हो, फाइनेंस की टीम सामने हमारे आने, आरबीआई मोनेटाइज करेगा, करेंगे बैंक है वो 8 लाख करोड़ रुपए बैंक आरबीआई में हैं, हमें लेना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ लोग हैं मुझे बॉन्ड लेना पड़ेगा, कहाँ से आना पड़ेगा। अरुण जी मैं एक ब्रेक के लिए रुकता हूं, आपके ऑडियो को मुझे क्लियर कराने की जरूरत है, थोड़े ऑडियो में दिक्कत है, ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। तब तक प्लीज अरुण जी को ऑडियो ठीक कराइए क्योंकि बहुत काम की बातें कर रही है लेकिन समझने में दिक्कत हो रही है। ब्रेक के बाद फिर वापस लौटते हैं।